नमस्कार। थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 विषय की सामाजिक। कक्षा 10 विषय की सामाजिक में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसमें हमने बहुत सारी बातें जो है वो पढ़ ली है। महाजनपद काल, मौर्य काल का प्रशासन। अब हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की। गुप्त काल में हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, यानी समुद्रगुप्त तक, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 300, जो बात हम शुरू कर रहे थे, तीन सौ 75 ईस्वी से 414 या 12 ईस्वी तक। कहीं पर 412 है, कहीं पर 414 है, तो हम मान लेते हैं कि 375 ईस्वी से 412 ईस्वी या 414 ईस्वी तक। 10वीं किताब में लगभग 412 दिया गया है, तो 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका नाम जो है वो अनेक जगह पर देवराज एवं देवगुप्त भी मिलता है, यानी देवगुप्त और देवराज नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था, यानी वीरता चंद्रगुप्त में कूट कूट कर भरी हुई थी, तो शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, शकों को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी अब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाने लगा।
कब? शकों को हराने के बाद। शकों को उसने पराजित किया, पराजित करके उसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था विक्रमादित्य, यानी अब वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। अब इसने अपना साम्राज्य, चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य, चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विजयों एवं वैवाहिक संबंधों से आगे बढ़ाया था। यानी चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध किए, युद्धों में विजय प्राप्त की तथा कई राज्यों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने राज्य को स्थायित्व दिया और आगे बढ़ाया। तो चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विजयों एवं वैवाहिक संबंधों से आगे बढ़ाया। तो उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। यानी हमने ये पढ़ा था कि वैवाहिक संबंधों से, तो वैवाहिक संबंध जो है उसकी जो पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया गया। इसमें चंद्रगुप्त ने मालवा तथा गुजरात को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। यानी मालवा और गुजरात को जीता और जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी चंद्रगुप्त जो है वो इसका पुत्र था समुद्रगुप्त का, इसका नाम देवगुप्त भी मिलता है। चंद्रगुप्त शौर्य और वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों को पराजित करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी बाद में इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य जो है वो विजयों एवं वैवाहिक संबंधों से आगे बढ़ाया था। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। चंद्रगुप्त ने मालवा तथा गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी मालवा और गुजरात भी उसके साम्राज्य का अब हिस्सा बन चुके थे। तो शकों को हराने की बात जो है वो हम कर रहे थे। यानी चंद्रगुप्त ने शकों को हराया और उपाधि धारण की। शकों को हराया और शकों को हराने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो शकों को हराने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि तो धारण की,
साथ में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए यानी शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के जो सिक्के हैं वो उन्होंने चलाए। अब वाकाटक नरेश वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु के बाद यानी जब वाकाटक नरेश की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। मिलाया तथा यानी साम्राज्य को तो मिलाया ही तथा अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। यानी जो वाकाटक नरेश का साम्राज्य था रुद्रसेन का, जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में प्रभावती जो है वो शासन करने लगी और चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो गया था लगभग, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त ने बनाई। चंद्रगुप्त के दरबार में चीनी यात्री हाईयान आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, चीनी यात्री फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में या किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। तो चंद्रगुप्त के टाइम फाहियान जो है चीनी यात्री वो भारत आया था तथा इसने एक पुस्तक लिखी थी। फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी फाहियान ने जिसका नाम फूकोकी है। ये पूछा जाता है कई बार, फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक का नाम है फूकोकी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में कई कवि और लेखक रहा करते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में कवियों तथा
लेखकों को प्रश्रय मिला हुआ था। यानी कवियों और लेखकों को चंद्रगुप्त के दरबार में प्रश्रय जो है वो मिला हुआ था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 412 या 414 ईस्वी तक, और समुद्रगुप्त का पुत्र था। शकों को हराने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के भी चलाए, और वैवाहिक संबंधों और विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु के बाद अप्रत्यक्ष रूप से रुद्रसेन के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। चंद्रगुप्त के दरबार में फाइया नाम का एक चीनी यात्री आया जिसने एक फुकोकी नाम की पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त के दरबार में कवियों और लेखकों को प्रश्रय मिला हुआ था। तो ये बात चंद्रगुप्त की हुई। आगे हम बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त की बात करते हैं जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य भी इसे कहा जाता है। यानी 412 ईस्वी से बात कर रहे थे हम, 412 या 414 की। तो 412 मान लेते हैं या 414 मान लेते हैं। 412 ईस्वी से काफी लंबा टाइम था इसका, 455 तक, 455 ईस्वी तक। तो कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य 412 से 455 ईस्वी तक, ये चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, ऐसा माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई। यानी नालंदा विश्वविद्यालय उस समय जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी उसमें विदेशों के छात्र जो है वो बहुत सारे पढ़ने के लिए आते थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। इस प्रकार कुमारगुप्त का साम्राज्य सौराष्ट्र यानी वर्तमान गुजरात, सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। यानी काफी लंबा चौड़ा साम्राज्य इसका था। यानी पश्चिम में गुजरात,
और पूर्व साइड में बंगाल। यानी आज का जो भारत है हमारा पश्चिमी राज्य गुजरात है और पूर्वी साइड में बंगाल तक जो बात है, तो वहां तक साम्राज्य इसका कुमारगुप्त का था। और हमें जो जानकारी मिलती है वो इस प्रकार की मिलती है कि इसने कई मुद्राएं चलाई। कुमारगुप्त ने कई मुद्राएं चलाई। बयाना के मृद भांड से, बयाना के मृद भांड से 623 मुद्राएं प्राप्त हुई है। यानी कुमारगुप्त ने कई मुद्राएं चलाई थी और इन मुद्राओं का हमें पता कहां से चलता है, बयाना में जो मृत भांड प्राप्त हुआ था उसमें हमें 623 मुद्राएं जो है वो प्राप्त हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि कुमारगुप्त ने कई प्रकार की मुद्राएं जो है वो चलाई थी। कुमारगुप्त को हेनसांग भी चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। यानी फाहियान आया था चंद्रगुप्त के समय में और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। तो हेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहा है। कुमारगुप्त को हेनसांग ने शक्रादित्य कहा है। तो ये जो जानकारी है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, उत्तराधिकारी भी था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का साम्राज्य जो है वो सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। कुमारगुप्त ने कई मुद्राएं चलाई, जिसका पता हमें बयाना से प्राप्त मृद भांड से चलता है, जिसमें 623 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। कुमारगुप्त को हेनसांग ने शक्रादित्य कहा है। अब हम आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त की। अब जो है गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो रहा है या पतन की ओर जा रहा है। यानी स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य जो है वो पतन की ओर चला जाता है। स्कंदगुप्त का जो साम्राज्य है वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक होता है। यानी 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी सिंहासन पर बैठता है। हमें इतिहास में बहुत सारे जो उदाहरण हैं या लगभग यही परंपरा हमें देखने को मिली है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही सिंहासन पर बैठता है, सत्ता प्राप्ति उसे ही होती है। यानी राजा है या शासक जो है वो ज्येष्ठ पुत्र ही बनता है। लेकिन हमें कई
जगहों पर या कई उदाहरणों से ये भी पता चलता है कि ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी उसने सत्ता जो है वो हासिल की। इसी प्रकार स्कंदगुप्त भी ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी उसे सत्ता जो है वो प्राप्त हुई और सिंहासन पर वो बैठा। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जूनागढ़ अभिलेख से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी के अनुसार मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। एक तो झील का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्यों द्वारा निर्मित झील का स्कंदगुप्त ने जीर्णोद्धार करवाया, यानी उसे ठीक करवाया, मरम्मत करवाई, उसकी रिपेयरिंग करवाई। और कौन सी झील? सुदर्शन झील। तो ये जो प्रश्न है ये पूछे जाते हैं। स्वर्ण मुद्राओं पर स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य भी मिलती है। यानी जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है उन मुद्राओं पर स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त की तरह अपना नाम या अपनी उपाधि जो है वो विक्रमादित्य अंकित करवाई है। हुणों का स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठते ही हुणों का सामना करना पड़ा। मल्लेच्छ हुणों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। यानी सिंहासन पर बैठते ही मलेच्छ जो है उनमें जो बर्बर जो जाती थी हुण, उन हुणों का सामना स्कंदगुप्त को करना पड़ा, लेकिन उसे सफलता मिली। स्कंदगुप्त के बाद ये साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे विघटन की ओर चला गया और गुप्त वंश समाप्त हो गया। तो स्कंदगुप्त जो है वो 455 से 467 तक राज्य करता है। ये ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी सत्ता प्राप्त करता है और सिंहासन पर बैठता है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्यों के द्वारा निर्मित की गई जो झील थी यानी सुदर्शन झील, उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्वर्ण मुद्राएं जो हमें प्राप्त हुई है उन स्वर्ण मुद्राओं पर स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य दर्ज है, जो कि इसके दादाजी ने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। वो उपाधि हमें स्वर्ण मुद्राओं पर मिलती है। स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठते ही हुणों का सामना करना पड़ता है और उन हुणों को
हरा देता है और उसे सफलता प्राप्त होती है। धीरे धीरे जो साम्राज्य है वो विघटन की ओर चला जाता है। यानी गुप्त साम्राज्य जो स्कंदगुप्त के बाद में कमजोर पड़ जाता है और साम्राज्य विघटन की ओर चला जाता है।